Hello aspirants. So in this video, we'll be talking about national income accounting, which is one of the most important topic for UPSC Civil Service examination in Indian economy. Now it becomes very important because some changes also have been made by government with reference to GDP. So it is very important that we understand what national income accounting is and how it is done, what are the terminologies used in national income. And in this video, we'll be discussing on mainly on the national income. What is national income? Why national income is important for the country to be calculated and to be known? What is factor cost? What is GDP at market price? What is GDP at basic price? How the economic works? What is circular flow of economy? How the production factors of production and factor payment is done, and how the money and goods and services and economic activities is carried out in the economy. Next, we'll be discussing about GDP. What is GDP? What are the important terms that are used in GDP? Then there is real and nominal GDP. We'll be also understanding the difference between real and nominal GDP. Then is GDP deflator, potential, and real GDP. तो जैसे हमें पता है इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये समझें कि हमारी कंट्री ग्रो हो रही है या नहीं, वेदर देयर इज प्रोग्रेस एवरी ईयर इन आर इकोनॉमी और नॉट, वेदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग और नॉट, वेदर दैट इज गेटिंग बेटर और नॉट, कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, कौन सा सेक्टर नहीं कर पा रहा है। तो ये अगर हम नेशनल इनकम समझेंगे तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से, स्पेशली गवर्नमेंट को, कि कौन से सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से सेक्टर को ज़्यादा हेल्प की या सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऑन दैट बेसिस आवर कंट्री मेक वेरियस पॉलिसीज, स्कीम्स, प्रोवाइड सब्सिडीज so that our economy could perform better. अगर हम समझे कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, या फिर हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट इंडियाज नेशनल इनकम, तो इट वाज दादा भाई नवरोजी। इन्होंने पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था इन द ईयर 1867-68, ताकि वो बता पाए कि कैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ताकि वो बता पाए इंडियन पीपल्स को कि जो हमारा कंट्री है वो कैसे पुअर होता जा रहा है। क्योंकि जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जो भी वेल्थ इंडिया से मिलता था दैट वाज होली शिफ्टेड टू ब्रिटिश एम्पायर्स, एंड इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बस पुअर होते जा रही थी। सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड जो थियोरी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे हम ड्रेन वेल थियोरी ऐसा भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि कौन सा जो इंस्टीट्यूट है या मिनिस्ट्री है इसे रिलीज़ करता है, तो इट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, इसे ऑफिशियली रिलीज़ करती है। इसका बेस ईयर जो है वो 2011-12 है, बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाया है एंड दे हैव चेंज द बेस ईयर टू 2022-23। अब समझते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है। अगर हम बात करें, नेशनल इनकम बेसिकली टोटल इनकम वैल्यू जो भी जनरेट होता है फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, या इनकम जो पर इंडिविजुअल है कंट्री में अर्न करते हैं इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, इज नोन एज नेशनल इनकम। अब इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये कंसिडर करते हैं। एंड इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम अर्न होता है वेदर फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आगे समझेंगे कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट डज दैट डिफाइंस। तो जो भी प्रोडक्शन होता है, इनकम जनरेट होता है, उसे कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम जो है कंट्री का वो जान सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नेशनल इनकम जानना ज़रूरी है ताकि हम जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक कर पाए इकोनॉमी का। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन वी आर इवन aiming to become the third largest economy in the world. So it is very important that we understand what national income is.
अभी हम समझेंगे कि फाइनल गुड और फिनिश गुड के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हम लोग ने समझा कि नेशनल इनकम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स जो बनते हैं इकोनॉमी में उसी बेसिस पे जो नेशनल इनकम है कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम ये पिक्चर अगर देखें तो जो शुगर केन है वो आगे जाके प्रोसेस होके शुगर बन रहा है। तो ये जो है शुगर, इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि अगर ये शुगर एक शॉपकीपर यूज़ कर रहा है मिठाई बनाने के लिए, तो जो है उसे हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे, क्योंकि इसे फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो है यूज़ किया गया है इन द प्रोसेस। अभी जो जलेबी बन के आया, शॉपकीपर ने जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जलेबी, इसे हम और जो कंज्यूमर ने इसे डायरेक्टली कंज्यूम किया, तो इसे हम बोलेंगे फाइनल गुड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू एडिशन इसमें नहीं हो रहा है और वो डायरेक्टली कंज्यूम किया जा रहा है कंज्यूमर के थ्रू, तो इसे हम फाइनल गुड कहेंगे। अब जो ये शुगर है इससे भी हम फाइनल गुड बोल सकते हैं अगर हम इसे देखें कि कौन पर्सन इसे जो है परचेज कर रहा है। अभी जैसे हमने देखा कि इट वॉज परचेज बाय शॉपकीपर, तो इट वॉज फर्दर यूज इन द प्रोसेस, तो इट वॉज इंटरमीडिएट गुड। बट अगर कंज्यूमर इसे डायरेक्टली अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, तो इसे हम फाइनल गुड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है शुगर में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ एंड इट वाज सोल्ड डायरेक्टली एज अ फाइनल गुड टू द कंज्यूमर। अगर हम दूसरे एग्जांपल्स ले इंटरमीडिएट गुड्स की, तो जैसे कि फ्लावर जो बेकरी वाला यूज़ करता है केक बनाने में, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। और जो केक बनेगा और वो कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा, तो वो केक को हम बोलेंगे फाइनल गुड। जैसे कि कॉटन जो है, अगर दूसरे इंटरमीडिएट गुड्स की एग्जांपल की बात करें, तो कॉटन जो कि कपड़े बनाने में यूज़ होता है, स्टील जो कि कार मैन्युफैक्चर यूज़ करते हैं कार बनाने के लिए, जो अभी फ्लावर की जैसे मैंने बात की बेकर यूज़ करता है केक बनाने के लिए, तो ये सब जो है उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो है फर्दर वैल्यू एडिशन हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो ऐसे गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है फाइनल गुड। फाइनल गुड के एग्जांपल की बात करें हम, तो जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया फॉर पर्सनल यूज़। कंज्यूमर जो है कार खरीद रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये सब जो है वो फाइनल गुड्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है उस प्रोडक्ट में एंड इट इज़ डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर, तो दिस इज कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी रिमेंबर कि नेशनल इनकम सिर्फ जो फाइनल गुड्स है उस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। अब फाइनल गुड ही क्यों नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है, अगर इसकी हम बात करें, ताकि हम जो है डबल काउंटिंग वो अवॉइड कर सके। एग्जाम्पल, ये जो शुगर केन है वो 20 रुपीज़ का है, जो शुगर है वो सपोज 30 रुपीज़ का है, एंड जो ये मिठाई है वो सपोज 50 रुपीज़ की है। तो जो टोटल अगर हम देखें इन तीनों को ऐड करें, 20 + 30 मेक्स इट 50 एंड 50 विच इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम 100 नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो कॉस्ट है इसमें इंक्लूड हो चुका है और इसका जो कॉस्ट है इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो जब हम 20 + 30 + 50 लेंगे, तो इससे जो है डबल काउंटिंग का जो है अफेक्ट आएगा, क्योंकि जब जो ये प्रोडक्शन हो रहा था तो अभी इसका कॉस्ट ऑलरेडी इसमें हम लोग ने कंसिडर कर लिया है। To avoid this double counting, we take price of final goods only, which is ₹50। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो जो इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो प्राइस अमाउंट लिया जाएगा वो 50 रहेगा, ना कि 100, ताकि हम डबल काउंटिंग जो है वो अवॉइड कर सकें। नाउ मूविंग ऑन टू द सर्कुलर इकोनॉमी, हम लोग ने ऑलरेडी नेशनल इनकम क्या होता है ये समझ लिया। अब हम सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसे समझेंगे। सो सर्कुलर इकोनॉमी समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम के कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस सेक्टर जो कि ऑब्वियसली गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है, और
गुड्स का प्रोडक्शन करता है. नेक्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि वेरियस सर्विस जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे. फिर हमारे पास है गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि वेरियस टैक्सेस इम्पोज करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट करती है. एंड द नेक्स्ट इज फॉरेन सेक्टर, जो कि हम जहाँ जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए. This economy flow, circular economy flow, is known as फोर सेक्टर मॉडल, क्योंकि इसमें 4 सेक्टर है, जो कि है बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर. इस मॉडल को हम 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल इकोनॉमी बोलेंगे. अगर हम इसमें से गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर को हटा देंगे और सिर्फ बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को रखेंगे, तो इसे हम बोलेंगे कि ये 2 सेक्टर मॉडल हो जाएगा. बट वील अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस ओनली. तो अब हम बात करें अगर बिजनेस और हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में, तो बिजनेस जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करता है. तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जैसे कि लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ताकि हम प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर सके. तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो है ये प्रोवाइड किया जाता है हाउस होल्ड्स के थ्रू. ठीक है, ये हाउस होल्ड फैक्टर प्रोवाइड करता है बिजनेस सेक्टर को, एंड इसके बदले बिजनेस सेक्टर इन्हें जो है वेरियस फैक्टर्स ऑफ पेमेंट करती है, जैसे कि लैंड को रेंट मिलता है, लेबर चार्जेस, वेजेस, एंड कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्वियसली प्रॉफिट मिलता है. तो इन सबको जो है हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ पेमेंट, और इन सबको हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अभी आफ्टर द गुड इज प्रोड्यूस्ड, तो ये गुड्स प्रोड्यूस होने के लिए बाद जो है ये जो है हाउस होल्ड इसे खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो बिजनेस प्रोवाइड करती है. इसे कहते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड जो बिजनेस है वो प्रोवाइड करेगी गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सेक्टर. तो गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज करती है बिजनेस सेक्टर से, एंड ऑब्वियसली हाउस होल्ड जो इनकम कमाते हैं, तो वो टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को एज इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स subsidies and schemes to business sector. एंड जो इनकम या डायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट को आते हैं, तो वो जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट इज फॉरेन सेक्टर. Foreign sector basically include transaction of economic between other countries. When India imports goods and services, money flows out of the economy. और एल्स जब भी इंडिया जो है अगर इम्पोर्ट करता है फॉरेन कंट्री को, एक्सपोर्ट करता है फॉरेन कंट्री को, तो उन्हें जो है पेमेंट मिलता है. और जब भी बिजनेस सेक्टर अगर इंपोर्ट करते हैं, तो उन्हें पेमेंट करते हैं इम्पोर्ट्स का. सिमिलरली हाउस होल्ड्स जो है वो हमें फॉरेन सेक्टर को मैन पावर जो है प्रोवाइड करती है. मैन पावर बेसिकली वहाँ पे जो सर्विसेज है, ह्यूमन लेबर है, वो प्रोवाइड किया जाता है, एंड ह्यूमन लेबर को जो है पेमेंट किया जाता है, एंड दीज पेमेंट आर ट्रांजेक्टेड टू इंडिया एज अ फॉर्म ऑफ रेमिटेंस. सो दिस इज़ हाउ द सर्कुलर इकोनॉमी वर्क्स. एंड इसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट भी है, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है बिजनेस सेक्टर को, एंड हाउस होल्ड जो है फाइनेंशियल सेक्टर का यूज़ करते हैं बाय डूइंग सेविंग्स. अभी इसी सर्कुलर इकोनॉमी में देर आर फ्यू लीकेजेस ऑल्सो, एंड देर इज इंजेक्शन ऑल्सो. अब ये लीकेजेस और इंजेक्शन क्या होता है, इसे अगर हम समझे,
तो जैसे हम लोग ने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो जो है डायरेक्ट टैक्सेस लेती है, तो इससे हम बोलेंगे कि ये इंजेक्शन ऑफ मनी हुआ, सॉरी लीकेज ऑफ मनी हुआ, बिकॉज दिस reduces द फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. सिमिलरली बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है, तो इससे हम बोलेंगे इंजेक्शन, क्योंकि इससे जो मनी का फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में. अगर हम यहाँ पे देखें तो सेविंग्स जो है ये हो जाएगा अपना लीकेजेस, क्योंकि मनी जो है वो इकोनॉमी के बाहर आ रहा है, एंड यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये हो गया इंजेक्शन, क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फ्लो ऑफ मनी इनकम जो है इंक्रीज कर रहा है. सिमिलरली फॉरेन सेक्टर में एक्सपोर्ट्स जो है वो इंजेक्शन हो गए, क्योंकि इससे हमारा जो मनी है वो रिसीव होगा और इकोनॉमी में फ्लो होगा, एंड इम्पोर्ट्स जो है वो हमारे लीकेजेस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मनी जो है सर्कुलर इकोनॉमी से बाहर जा रही है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंजेक्शन और लीकेजेस का जो ट्रांजैक्शन जो है वो मेंटेन रहे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर इकोनॉमी नीड्स टू बी हेल्दी. अगर इंजेक्शंस जो है वो ज़्यादा हो जाए लीकेजेस से, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नेशनल इनकम है, वो टेंड टू इंक्रीज. बट अगर लीकेजेस और आर ग्रेटर देन इंजेक्शन, इकोनॉमी एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और नेशनल इनकम जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा. So the four sector model gives us complete picture of how household, firms, governments and rest of the world interact to keep income continuously flowing throughout the economy. अब हम कुछ important components देखेंगे, terms देखेंगे, basically terminologies जो कि important हो जाता है national income के perspective पे, जैसे कि factor cost क्या होता है, market price क्या होता है, basic price क्या होता है. तो पहले हम समझते हैं कि factor cost जो है वो क्या होता है. Factor cost represent the total payments made to the factor of production. हम लोग ने पिछले वीडियो स्लाइड में ही देखा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है. बेसिकली लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, तो ये सब जो है इन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है. इट इज यूज टू मेक अ प्रोडक्ट. इनको जो है for producing goods and services, it includes wages, rents, interest, profits, but exclude any taxes or subsidies imposed by government. In simple terms, जो भी पेमेंट किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं. अगर उसका फॉर्मूला हम देखें तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. इन सबको अगर हम एक साथ कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अब हम समझेंगे मार्केट प्राइस क्या होता है. Market price is the actual price paid by consumer for goods and services in the market. इसका मतलब जो भी प्राइस जो है कंज्यूमर पे करता है ड्यूरिंग द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट, उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं. Like you went to the shop and asked the shopkeeper for a packet of lace, and the cost price of that lace is 10 rupees. So you pay 10 rupees to the shopkeeper. So that 10 rupees becomes the market price of that good. मार्केट प्राइस में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इंक्लूड होते हैं, और जो सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा. अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि एक मिक्सचर है, उसका प्राइस 1030 रुपीज़ है, और जीएसटी जो गवर्नमेंट ने लगाया उस पर 120 रुपये है, और जो सब्सिडी गवर्नमेंट देगी उस प्रोडक्ट पे वो रहेगा 30 रुपीज़. तो हम लोग ने देखा कि फॉर्मूला क्या है मार्केट प्राइस का. बेसिक प्राइस हम सीखेंगे आगे क्या होता है. बेसिक प्राइस जो है 130 है, प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगा वो 120 रुपये है, एंड जो प्रोडक्ट पे सब्सिडी दिया गया है वो है 30 रुपीज़, जो माइनस होगा. तो 1030 प्लस 120 माइनस 30, जो कि बना देता है 1120. दिस इज नोन एज द मार्केट प्राइस दैट द कंज्यूमर विल पे इन द मार्केट. Moving ahead with basic price. So basic price is the amount the producer receives
from the buyer before product taxes are added. इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट प्रोड्यूसर रिसीव करेगा बिफोर डिडक्टिंग taxes on product and subtracting subsidies, it would be known as basic price. इसमें जो सब्सिडीज है वो इंक्लूड किया जाएगा एंड अगेन टैक्सेस जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा. मार्केट प्राइस में जो टैक्सेस लग रहा था वो प्रोडक्ट पे लग रहा था और यहाँ पे जो टैक्सेस और सब्सिडीज लगेगा वो प्रोडक्शन पे लगेगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हाँ, जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन टैक्स जो चार्ज किया है वो है 50 रुपीज़, जैसे कि फैक्ट्री लाइसेंस फी, और जो सब्सिडी दिया गया है प्रोडक्शन पे वो है 20 रुपीज़. तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेसिक प्राइस का? फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज. तो हमारे पास सपोज फैक्टर कॉस्ट मतलब एक प्रोडक्ट बनाने का जो फैक्टर कॉस्ट है वो 1000 हुआ है, 1000 रुपीज़ हुआ है, और उसमें हम टैक्सेस ऐड कर देंगे और सब्सिडीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1030 रुपीज़. तो ये जो होगा ये हमारा बेसिक प्राइस होगा बिफोर प्रोडक्ट टैक्सेस आर एडेड. अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस समझे मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस सिंपल टर्म्स में, तो हम लोग ने मीनिंग देख लिया है. जो प्राइस ऑफ गुड्स आर सोल्ड टू कंज्यूमर उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं. डायरेक्ट कंज्यूमर को जो प्राइस जो पे मिलता है उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं. और जो प्राइस प्रोड्यूसर रिसीव करता है गुड्स और सर्विसेज को उसको हम बेसिक प्राइस बोलते हैं. हु पेज और रिसीव्स, इसमें हम लोग ने देखा जो बायर या कंज्यूमर है वो पे करता है और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो रिसीव करता है. अगर फॉर्मूला की बात करें तो बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज मेक्स मार्केट प्राइस, एंड मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस प्लस प्रोडक्ट सब्सिडीज मेक्स बेसिक प्राइस. यूजुअली हमेशा हायर रहेगा क्योंकि जो टैक्सेस और लगेंगे वो जो बेसिक प्राइस रहेगा उस पे लगेगा, और यहाँ पे यूजुअली लोअर बिकॉज जो टैक्सेस कटेंगे वो प्रोडक्शन पे कटेंगे. नेक्स्ट जैसे एग्जांपल अगर हमें समझना हो तो कंज्यूमर बाइज अ प्रोडक्ट फॉर 120 एंड प्रोड्यूसर रिसीव्स 100 आफ्टर एडजस्टिंग टैक्सेस और सब्सिडीज एट द प्रोडक्शन लेवल. Now, what is different indicators of national income? क्या अलग अलग indicators इंडिया यूज करती है नेशनल इनकम जानने के लिए? वो है जीडीपी जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड एनएनपी जो कि है नेट नेशनल प्रोडक्ट. हम लोग सीखेंगे इस वाली वीडियो में हम ज्यादातर फोकस जीडीपी पे करेंगे. देन नेक्स्ट वीडियो द अपकमिंग वीडियो उसमें हम एनडीपी जीएनपी और एनएनपी सीखेंगे. टॉकिंग अबाउट जीडीपी, तो जीडीपी जो है वो ज्यादातर परफॉर्मेंस इकोनॉमी का समझने के लिए यूज किया जाता है. और जो एनएनपी है ये बेसिकली नेशनल इनकम समझने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अगर हम एनएनपी निकालेंगे तो इससे हमें नेट जो इनकम है ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करती है इन अ फाइनेंशियल ईयर वो पता चलता है. सो दिस इज फॉर परफॉर्मेंस एंड दिस इज फॉर नोइंग द नेशनल इनकम. जीडीपी जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं जीडीपी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं. उसका डेफिनेशन अगर हम रीड करें तो जीडीपी रेफर्स टू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर. इसका मतलब जो भी एग्रीगेट या टोटल वैल्यू आएगा ऑफ कौन सा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कहाँ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री के अंदर उसके अंदर ड्यूरिंग अ ईयर. अभी ये ईयर कौन सा? फाइनेंशियल ईयर, जैसे ऑलरेडी पता है हमें 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसमें जो वैल्यू आएगा उस ईयर में उसे हम जीडीपी बोलेंगे. अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जीडीपी को लेके जिस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए. एक तो है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये, एंड दूसरा है इकोनॉमिक टेरिटरी, एंड फाइन एक है तीसरा है अ ईयर, जो कि हम लोग ने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि ईयर का मतलब इसमें फाइनेंशियल ईयर का जो है बात किया जा रहा है. अगर हम अभी समझे कि
हमें पता है कि हमारा इकोनॉमी जो है वो एक ओपन इकोनॉमी है। इधर फॉरेन जो है कंपनीज वो भी यहाँ पे आके काम कर सकती है। इवन दे कैन डू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ कंट्री। तो जो इनकम अर्न होगा या जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का, तो इसमें डज द नेशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म अफेक्ट जीडीपी? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर कोई फॉरेन कंपनी जैसे कि एक जापानीज फर्म है, उसको मन किया कि इंडिया का मार्केट जो है बहुत अच्छा है और उसे इंडिया में आके अपना फर्म ओपन करना है, तो जो भी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन गुड्स या सर्विसेज का होगा इंडिया के अंदर, तो वो भी जीडीपी में काउंट होगा। जब तक इंसान का जो इंटरेस्ट है इंडिया के साथ लाई करता है, तो उसका जो भी अमाउंट आएगा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने का हमारे कंट्री में, उसे हम जीडीपी में काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज वापस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये टर्म का मतलब ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, बट हम वापस समझेंगे कि ओनली गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम बाय फाइनल कस्टमर आर टू बी एडेड टुगेदर टू अराइव एट जीडीपी। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ने बताया है कि एक फार्मर है जो वीट जो है सेल करता है 100 रुपीज का। फिर एक मिल जो है उसे कन्वर्ट करती है एक फ्लावर में, जो कि 150, जो आउटपुट निकलता है 150 का निकलता है। फिर बेकर जो है उसे यूज करता है फ्लावर को ब्रेड बनाने के लिए 250। तो जीडीपी जो काउंट होगा वो फाइनल ब्रेड की जो वैल्यू है 250 वो काउंट होगी। दिस इज the final value of the final product which is being produced by the baker. That would be counted in GDP and not total amount, that is 100 plus 50 plus 250 which is 500। इसे हम काउंट नहीं करेंगे जीडीपी में, क्योंकि इससे जो डबल काउंटिंग का इफेक्ट है हम लोग ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है, वो इसमें हमें अवॉइड करना है। अब जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड्स जो है वो कैलकुलेट नहीं होता है, सर्विसेज को भी गिना जाता है, जैसे कि डॉक्टर की कंसल्टेशन हो गई, लॉयर की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सब भी जीडीपी में काउंट होगा। और ये जो है पार्ट बनता है हमारे इकोनॉमिक प्रोडक्शन का। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक टेरिटरी, जो दूसरा टर्म है अपने जीडीपी में समझने के लिए, वो है कि जो टेरिटरी की हम इसमें बात कर रहे हैं वो सिर्फ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो है सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे। जो लैंड मास वाला एरिया है इंडिया का, नॉट ओनली दैट इज कंसिडर्ड इन आर इकोनॉमिक टेरिटरी, बट जो एयर स्पेस है और जो टेरिटोरियल वाटर वाला एरिया है वो भी हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारा लैंड बाउंड्री तो है ही, साथ साथ में हमारे पास वाटर बाउंड्री जो है वो भी होता है, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स, जो है हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो हमारा वाटर बाउंड्री है और वो हमारा इंडिया का पार्ट है। और उसमें कोई और कंट्री जो है अपना दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक नहीं कर सकते, दैट इज कंसिडर्ड आर पार्ट। एंड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी अंडर दैट 12 नॉटिकल माइल्स ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड इन आर जीडीपी। नेक्स्ट इज एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स। फॉरेन जो कंट्री के एम्बेसीज जो इंडिया में होते हैं, वैसे ही इंडिया की एम्बेसीज दूसरे फॉरेन कंट्रीज में है। तो जो फॉरेन कंट्री, हमारी जो एम्बेसीज फॉरेन कंट्री में है, और जो भी इनकम अर्न हुआ जाएगा वो भी हम लोग जीडीपी में जो है कैलकुलेट करेंगे। बट जो फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में है हम उसे नहीं कैलकुलेट करेंगे। वो जीडीपी जो कैलकुलेट किया जाएगा वो उनके फॉरेन जो कंट्री की जो जीडीपी है उसके अंदर उन्हें ऐड किया जाएगा। और जो हमारी एम्बेसीज है सिर्फ उसका ही जीडीपी हम जो है कैलकुलेट करेंगे और इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज मिलिट्री बेस। जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है अपना जो मिलिट्री इस्टेब्लिश करती है दूसरे कंट्रीज में, तो वहाँ जो भी अमाउंट अर्न होगा तो उसे भी हम इसी हमारे इंडिया के जीडीपी में काउंट करेंगे। जैसे चाइना भी अपना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन में। बट जो हमारा अगर हम बात करें तो हमारी मिलिट्री बेस जो है यूएस में है, फ्रांस में है, तो उसे भी हम जो है जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी आता है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ
final goods and services produced in a country calculated at the current market price. तो जो भी नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया जाएगा वो करंट मार्केट प्राइस जो है उसी बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें जो इन्फ्लेशन है मतलब कि जो भी प्राइस में चेंजेस आएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इसमें एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जो भी करंट मार्केट प्राइस रहेगा उसी बेसिस पे हम नॉमिनल जीडीपी जो है कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखें एक कार मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम देखें तो जो 2025 में 100 कार मैन्युफैक्चर हुई थी और 2025 में उसका प्राइस था $10,000। तो उसका नॉमिनल जीडीपी अगर हम कैलकुलेट करें 100 इंटू $10,000 विच मेक्स टू $10 लाख। तो ये जो है वैल्यू नॉमिनल जीडीपी का 2025 का है। 2026 में क्वांटिटी ऑफ कार्स जो है उतनी की उतनी है जो कि है 100 कार्स। और अगर प्राइस देखें तो प्राइस सपोज इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ के 12,000 हो गए 2026 में। और जो जीडीपी निकलेगा नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे, तो करंट मार्केट प्राइस क्या है हमारा 12,000। तो वो रहेगा 100 इंटू 12,000 जो कि बनाता है $12 लाख। तो इसमें अगर हम देखें ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो सेम ही रह रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो दोनों ईयर में प्रोडक्शन जो है 100 कार्स का ही हुआ है और जो इंक्रीज हो रहा है वो प्राइस इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन। 10,000 था 2025 में और 12,000 हो चुका है 2026 में। तो जो नॉमिनल जीडीपी है इंक्रीज हुआ है 1 मिलियन टू $1.12 मिलियन। इससे हमें ये दिख रहा है कि हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है इंक्रीज तो हुआ है पर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हुआ है और वो सेम ही रहा है। दिस मीन्स दैट जो नॉमिनल जीडीपी है हमारा वो जो है रियल पिक्चर नहीं बताता हमें बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन प्राइसेस दैट इज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एंड नॉट जस्ट चेंज इन द प्रोडक्शन। तो जो नॉमिनल जीडीपी है हमें मिसलीडिंग पिक्चर देता है क्योंकि ये हमें नहीं बता पा रहा है कि जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है वो प्रोडक्शन की वजह से ज्यादा इंक्रीज हुआ है या हायर प्राइसेस की वजह से ज्यादा इंक्रीज हुआ है या इट हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ बोथ दीज। दैट इज व्हाई वी यूज रियल जीडीपी जो कि हम आगे समझने वाले हैं। और अगर हम नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला देखें जो कि इधर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि नॉमिनल जीडीपी क्या है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू करंट मार्केट प्राइसेस which means it does not consider inflation or deflation that affects the nominal GDP. Of real GDP, real GDP is the value of goods and services calculated using price of a fixed base year. अभी इसमें हम एक ईयर को फिक्स रखते हैं और उसके कंपेयर में जो अभी का जीडीपी है वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं रियल जीडीपी समझने के लिए कि एक इकोनॉमी है जो एप्पल प्रोड्यूस करती है। तो ईयर 1 में दैट इज हम लोग बेस ईयर लेंगे 100 एप्पल प्रोड्यूस किए गए हैं और उसका प्राइस जो है 20 रुपए है। तो नॉमिनल जीडीपी जो आएगा वो 100 इंटू 20 दैट इज 2000 आएगा 2000 आएगा और रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइस के हिसाब से 2000 आएगा। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू बेस ईयर वही रहेगा। इसमें खाली जो ये है वो चेंज होगा। नॉमिनल में हम करंट मार्केट प्राइस लेते थे और इसमें जो है हम बेस ईयर ले रहे हैं। मूविंग अहेड ईयर 2 में अभी प्रोडक्शन उतना ही है बट जो प्राइस है वो 25 हो गया इन्फ्लेशन की वजह से। तो जो नॉमिनल जीडीपी आएगा 100 इंटू 25 दैट इज 2500। तो देयर इज 25% इंक्रीज इन दी नॉमिनल जीडीपी। बट जो रियल जीडीपी है जो कि बेस प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे दैट इज 100 इंटू 20 तो वो होगा 2000। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो जीडीपी जो आया वो उतना का उतना ही है पिछले साल के हिसाब से। देर इज नो चेंज इन द रियल जीडीपी क्योंकि इकोनॉमी में भी हम देख रहे हैं कि खाली प्रोडक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ है और जो खाली प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में। नेक्स्ट जो है ईयर 2 में सपोज डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई 120 हो गया प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया 120 एप्पल्स जो है प्रोड्यूस किए गए इकोनॉमी में और प्राइस जो है वही रहा है 25। तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो 3000 हो जाएगा
which is 20% increase compared to the last year. And जो real GDP है, that is 120 into 20, that is 2400. तो यहाँ पे अभी जाके जो है 20% का increase हम देख रहे हैं real GDP में. This tells us that real GDP shows the actual picture of our economy. क्योंकि इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन ही नहीं इंक्रीज हो रहा है और सिर्फ प्राइसेस जो है वो हायर होते जा रहे हैं, तो जो इकोनॉमिक का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो वो वहीं का वहीं रहा है. देयर इज नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी. Therefore, real GDP is considered more accurate for calculating GDP. Let's take a quick recap between nominal and real GDP. Price जो nominal GDP में लिया जाता है while calculating, it is based on the current year price. And in real GDP जो base year price रहता है वो हम लेते हैं calculate करने के लिए. क्या inflation include किया जाता है nominal GDP में? हाँ. और real GDP में नहीं. इसका मतलब ये कि नॉमिनल जीडीपी में जो भी चेंजेस आता है इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो एज इट इज कैलकुलेट करता है, उसे एडजस्ट नहीं करते हम. बट रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन की वजह से जो भी चेंजेस आ रहा है या जो भी हो रहा है, तो वो हम एडजस्ट करके जो रियल वैल्यू है वो निकालते हैं जीडीपी की. डज इट शोज द एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रोथ? लेस एक्यूरेट, क्योंकि हम देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो है कभी कभी प्राइसेस की वजह से चेंज इंक्रीज हो रहा है, या तो कभी कभी प्रोडक्शन की वजह से जो है इंक्रीज हो रहा है. बट रियल जीडीपी में हम लोग प्राइस जो है एक फिक्स रखते हैं और उसके कंपैरिजन में हम लोग जो है रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ज्यादा एक्यूरेट जो है पिक्चर बताता है. जीडीपी एट करंट प्राइस इसे ऐसा भी बोला जाता है, एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इसे भी रियल जीडीपी को ऐसा भी बोला जाता है. यूज्ड फॉर मार्केट वैल्यू जो है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्चुअल परफॉर्मेंस जानने के लिए रियल जीडीपी जो है वो यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज जीडीपी डिफ्लेटर. तो ये बेसिकली मेजर करता है कि जीडीपी जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस. तो उसका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी. तो इन दोनों को इनटू 100, इन दोनों को कंपेयर करके हमें जो है चेंज इन प्राइस जीडीपी में कितना हुआ है, तो वो हमें पता चलता है. जैसे कि 1200 बिलियन डॉलर्स जो है नॉमिनल जीडीपी है, और 1000 बिलियन डॉलर्स रियल जीडीपी है. तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 1200 अपॉन 1000 into 100, which is equal to 120. तो जो प्राइस जो इंक्रीज हुआ है वो 20% से इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू द बेस ईयर. तो इसे हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं. अब पोटेंशियल जीडीपी. तो पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? बेसिकली इट मेजर्स और एस्टिमेट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट दैट द इकोनॉमी कैन सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इन्फ्लेशन रेट इज केप्ट कांस्टेंट. बेसिकली अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल जीडीपी ये बताता है कि अगर हम इन्फ्लेशन को कांस्टेंट रखें, उसे हम कंसिडर ना करें, और जो टेक्नोलॉजी है, लेबर है और कैपिटल है, उसका अगर हम फुल्ली एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, तो लॉन्गर रन में हम कितना जो है आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो पोटेंशियल जीडीपी हमें वो बताता है. अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? जैसे सस्टेनेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट. अगर ज्यादा इनइक्वालिटी रहा या अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो जो लेबर है उसका हम लोग एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली आउटपुट कम बनेगा. टेक्नोलॉजी का यूज करना और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जितना इजी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा तो उतना इजीली जो है बिजनेस कर पाएगा इकोनॉमी में. एंड स्टेडी करेंसी. Now there's one more term very recently in news, that is green GDP. So it is important that we understand what is green GDP. Normal GDP, as we know, it is the actual total value of goods and services produced in a country. And green GDP, it includes the environmental cost also. दैट इज जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल कॉस्ट. ऑब्वियसली हम लोग जब भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर बिजनेस जो सेटअप हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होता है, पोल्यूशन होता है, रिसोर्सेज जो है वो डैमेज होता है. तो इसका जो कॉस्ट है वो हम ट्रेडिशनल जीडीपी में हम लोग नहीं कैलकुलेट करता है. बट नाउ रिसेंटली we have started to calculate the environmental cost also. That is why we have green GDP. Now, why it is important today? So climate change pressure, as we know that India has now been uh,
putting much efforts on sustainability and aiming for a Viksit Bharat 2047. Apart from that, India has now decided that 50% of installation capacity should be from renewable energy. Also, India in 2006 recently launched the carbon credit trading scheme, linking with the growth of environment responsibility. Next, India is considered as a global South leader, showing that the nation can grow while staying green. So this is the reason that green GDP becomes important for us. So that's it for this video. We'll be discussing other remaining topics in the next week. Thank you.